नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही है, ठीक, जिसका परीक्षा 6 जुलाई को ही है। तो उसी की क्रैश कोर्स की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें देखिए मैं आपको डेली जीके जीएस और कॉमर्स और हिंदी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो उस जिसमें देखिए मैं 2014 2015 के पूरे पेपर्स आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करा चुका हूं। आज देखिए 2016 का मैंने जीके भी आप लोगों को करा दिया है। आज उसी में देखिए 2016 में ही हम लोग आज वाणिज्य के क्लास का जो कॉमर्स का क्लास है उसका जो क्वेश्चंस पूछा था वो चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरह से आप लोगों का अप्रोच रहेगा उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। 2016 के यूपी बीएड के 2016 के यूपी बीएड के जो 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। और देखिए जो पुराने वीडियोस हैं ना, वो पुराने वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग पुराने वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो चैनल पर विजिट कर एक यूपी बीएड स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग पुराने वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी 2016 के वाणिज्य के पेपर पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए वाणिज्य वर्ग का ये बीएड का 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, 2016 का बीएड का ये क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेक्टर का इसमें कौन सा उद्योग नहीं है। याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर का। फिशिंग, लोहा एवं कोयला, खनन या ये सभी। तो देखिए लोहा एवं कोयला जो है वो आपका प्राथमिक उद्योग में नहीं, सेकेंडरी उद्योग में आता है। नेक्स्ट देखिए 52 आपसे क्या कह रहा है, सड़क निर्माण का कार्य किस उद्योग से संबंधित है। सड़क निर्माण का कार्य किस उद्योग से संबंधित है, रचनात्मक, निष्कर्षण, निर्माण या संयोजन। तो सड़क निर्माण का कार्य याद रखिएगा रचनात्मक उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे कह रहा है, चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, रचनात्मक उद्योग, उत्पादन उद्योग, निर्माण उद्योग या संयोजन उद्योग। तो देखिए क्वेश्चन में ही था चीनी उद्योग, चीनी का किससे संबंध होता है, उत्पादन उद्योग से होता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक फर्म में 10 लाख रुपए की पूंजी लगी है, निवेशक 15% आय की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, जो निदेशक हैं कंपनी के वो 15% आय की अपेक्षा करते हैं। वास्तविक लाभ 2 लाख रुपए है। फर्म की ख्याति का मूल्य अधिलाभ के अनुसार कितना होगा यदि इसका मूल्यांकन 3 वर्ष के क्रय पर किया जाए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप। ये आपका देखिए 2 लाख रुपए दे दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक लाख आपका 2 लाख दे दिया है। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए फर्म की टोटल कितनी पूंजी लगी हुई है, 10 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए 15% है, सो 15/100। तो ये देखिए 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी कि आपका ये आ गया 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। ठीक, अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट देखिए 2 लाख रुपए है, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। तो देखिए जो हमारा आया निकल कर सुपर प्रॉफिट वो कितना आया, 50,000। अब हमको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स के परचेस पे। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स के परचेस पे करना है, तो इंटू 3, यानी कि टोटल देखिए आ गया हमारा 1,50,000 रुपये। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, इसको इरेज कर देता हूं मैं।
54 का देखिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, 1,50,000 रुपीज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। 55 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक कॉलेज के आय व्यय खाते को निम्नलिखित में से किससे क्रेडिट किया जाएगा? यानी कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज का देखिए आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो उसको किससे क्रेडिट किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क, और फिर आपका विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की लागत, विद्यार्थी के अधिकारी द्वारा वसूल किया गया जुर्माना और पुरस्कार की कीमत। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 2 है, विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण की लागत और पुरस्कार की कीमत, इन्हीं दोनों से ये इसको क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियों पर विचार करिए। चलिए कुछ एडजस्टमेंट की एंट्रीज हुई हैं, उन पे हमको विचार करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो व्यय खाता डेबिट अदत्त व्यय खाता को, ठीक है, यानी कि व्यय खाता एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो व्यय खाता डेबिट पूर्वदत्त खाता को। चलिए आगे देखते हैं। अर्जित आय जो प्राप्त न हुई हो, अक्रूड इनकम, आय खाता डेबिट अदत्त आय खाता को। और फिर अग्रिम आय प्राप्त यानी कि एडवांस आपको मिल जा रहा है, तो आय खाता डेबिट पूर्वदत्त आय खाता को। तो इसमें आपसे बोला है कौन सा एडजस्टमेंट करेक्ट है, कौन सा एडजस्टमेंट इसमें से करेक्ट है वो आपसे बोला है। तो देखिए सबसे पहला तो दिया था आपसे अदत्त व्यय। अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें देखिए व्यय खाता डेबिट नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या डेबिट होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो पहला देखिए जिसमें जिसमें है वो सब गलत हो जाएंगे। तो देखिए ए गलत, सी गलत, डी गलत, यानी कि बचा कौन, 2 और 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? इस तरह से भी आप लोग एग्जाम में इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपसे क्या क्या कह रहा है। विकेंद्रीयकरण के कारण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या कारण है? वरिष्ठों को महत्व बढ़ जाता है, वरिष्ठों का महत्व घट जाता है, अधीनस्थों का महत्व बढ़ जाता है, या उपयुक्त सभी का महत्व बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं उनका जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि अधीनस्थों का महत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपसे क्या कह रहा है। नियंत्रण के विस्तार से क्या आशय है? नियंत्रण के विस्तार से क्या आशय है, इसका आंसर आपको करना है। तो एक वरिष्ठ अधिकारी केवल सीमित संख्या में ही कार्यकारकों पर नियंत्रण रख सकता है। अच्छे संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए एक पृथक विभाग होना चाहिए। एक अधीनस्थ का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी और डी तो देखिए कभी भी नहीं बनेगा। सी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक अधीनस्थ का केवल एक ही अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो अगर 10 कर्मचारी काम कर रहे तो उनके 10 अधिकारी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अच्छे संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए एक पृथक विभाग होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन ए। एक वरिष्ठ अधिकारी केवल सीमित संख्या में ही कार्यकारों पर नियंत्रण रख सकता है। अभी ऐसा मान लीजिए ए अधिकारी है, उसके अंदर देखिए जब 5 लोग काम करेंगे तो अच्छे से नियंत्रण रख पाएगा, लेकिन अगर उसी के अंतर्गत देखिए 50 लोग काम करेंगे तो सही से नियंत्रण नहीं रख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब कार्यपत्रों यानी कि वर्किंग पेपर में ब्यौरा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वर्किंग पेपर होता है, जो ऑडिटर अपने पास वर्किंग पेपर बनाता है, उसमें किसका ब्यौरा नहीं होना चाहिए, ये पूछा है आपसे। तो लेखा परीक्षा नियोजन का, निष्पादित लेखा परीक्षा कार्यविधि की प्रकृति, समय तथा विस्तार का, तो ये तो होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राप्त साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षों का ये भी होना चाहिए। लेखा परीक्षा कार्यक्रमों का ये भी होना चाहिए, कि ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग आंसर। और आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो लेखा परीक्षा नियोजन का कार्य आपका जो प्रोग्राम हम लोग सेट करते हैं उसमें होता है, ठीक, वर्किंग पेपर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कार्य पत्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का जो वर्किंग पेपर होता है उसका इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक लेखा परीक्षा नियोजन का आधार, परीक्षण के परिणाम तथा एकत्रित साक्ष्य का अभिलेख, सेबी को फाइल की जाने वाली विषय सामग्री तथा विवरण तैयार करने का आधार, तो यही ऑप्शन नहीं होता है। सेबी के पास देखिए जो फाइल होती है वो तो आपका
कंपनी फाइल करेगी और कंपनी ऑडिटर के रिपोर्ट को फाइल करेगी, ना ही के कंपनी के ऑडिटर के वर्किंग पेपर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 क्या कह रहा है अब आपसे। लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट नोटबुक है एक अंकेक्षक की व्यक्तिगत नोटबुक, अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड, उन महत्वपूर्ण विषयों तथा पूछताछ का रिकॉर्ड जो एक अंकेक्षक अपने ग्राहकों को विचारार्थ भेजते हैं, और लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियां तथा अशुद्धियों का रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा एक ऑडिट नोटबुक में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि उन महत्वपूर्ण विषयों और पूछताछ रिकॉर्डों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो अंकेक्षक अपने ग्राहकों से विचार विमर्श करने के बाद पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है? यानी कि इसमें से कौन सी आपकी संचार कम्युनिकेशन मॉडल जो है आपका, वो आपका व्यक्तिगत संबंध यानी कि पर्सनल रिलेशंस पर आधारित है। समस्तरीय संचार, अनौपचारिक संचार, ऊर्ध्वाधर संचार या मौखिक संचार। तो देखिए जो अनौपचारिक संचार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो आपका व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। निम्न में से किस संचार व्यवस्था के द्वारा समस्याओं का प्रेषण होता है? यानी कि किस संचार व्यवस्था के माध्यम से, कम्युनिकेशन मॉडल के माध्यम से जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका प्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता है? आरोही, अवरोही, मौखिक या अनौपचारिक? तो वो देखिए आपका आरोही होगा, नीचे से ऊपर वो समस्याएं जाती हैं। सतत लेखा परीक्षण का उपयोग होता है। सतत लेखा परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है आपका? मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ लेन देन की संख्या बहुत अधिक ना हो, तो यही तो गलत हो गया। दूसरा आपका जहाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद लेखा का प्रस्तुतिकरण किया जाना हो, जहाँ लेखा विवरण प्रबंधकों को प्रत्येक माह अथवा तिमाही के बाद प्रस्तुत किए जाने हो, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। वहीं पे आपका कंटिन्यूअस ऑडिटिंग फॉलो किया जाएगा। 65 पे आते हैं। 65 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कंपनी के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण है, है पूछा है, कौन सा निर्णायक प्रमाण है? निगमन का प्रमाण पत्र, व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र, कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु उपयुक्त स्टैंप लगे दस्तावेज फाइल करने, या शेयर प्रमाण पत्र। तो देखिए जो कंपनी के अस्तित्व का जो निर्णायक प्रमाण पत्र होता है वो होता है निगमन का प्रमाण पत्र, यानी कि इनकॉर्पोरेशन वाला सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है। गुप्त संचय का सृजन किया जाता है, यानी कि जो सीक्रेट रिजर्व होता है उसका क्रिएशन किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। सामान्य संचय के अंतरण से, मतलब जनरल रिजर्व से। अत्यधिक मूल्य ह्रास प्रावधान से, यानी कि जब ज़्यादा डेप्रिसिएशन हम लोग अब लगाने लगते हैं तब। माल के अति मूल्यांकन से, या देयता के अवमूल्यांकन द्वारा। तो याद रखिएगा जो गुप्त संचय का प्रयोग होता है वो अत्यधिक मूल्य ह्रास प्रावधान द्वारा इसमें से होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रवर्तक वह व्यक्ति है, प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर, तो प्रमोटर वह व्यक्ति है जो एक संचालक है, एक सचिव है, प्रबंध संचालक का रिश्तेदार है, या कंपनी के समामेलन में हिस्सा लेता है। तो देखिए जो प्रमोटर होता है वो कंपनी के समामेलन में हिस्सा लेता है। 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कंपनी के समापन पर मांगे जाने वाली राशि को कहते हैं, यानी कि जब कंपनी समाप्त होती है तो उस पर जो शेयर होल्डर से बचा हुआ पैसा मांगा जाता है, उस मांगे जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि अयाचित पूंजी। 69 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सामुद्रिक बीमा की स्थिति में बीमा योग्य हित हानि होने के समय पर विद्यमान होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अग्नि बीमा की स्थिति में बीमा योग्य हित संविदा के समय एवं हानि
होने के समय पर विद्यमान होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी कि आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कर्मकार प्रतिकार यानी कि वर्क्समैन कंपनसेशन तथा तृतीय पक्ष लाइक बीमा या गारंटी बीमा के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पुनर्बीमा अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा से अधिक प्रचलित है। तो ये दोनों ऑप्शन टोटली करेक्ट हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विनिमय दर में परिवर्तन होने पर विदेशी मुद्रा में बनाए गए बिल की स्थानीय मुद्रा में प्राप्त राशि में परिवर्तन होगा, यह जोखिम कहलाता है। यानी कि देखिए जब आपका विनिमय दर में परिवर्तन हो जाए, रेट ऑफ एक्सचेंज में परिवर्तन हो जाए, तो देखिए जो हम लोग फॉरेन करेंसी में अपना बिल बनाए रहते हैं उसको जब हम लोग अपने डोमेस्टिक कंट्री के मुद्रा में जब कन्वर्ट करते हैं उसमें, तो उसमें देखिए जो जोखिम होता है उस जोखिम को क्या कहा जाता है, विदेशी विनिमय जोखिम, आयात जोखिम, लेन देन जोखिम या मौद्रिक जोखिम। तो देखिए विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन करने से वह जोखिम हो रहा है, तो आपका विदेशी विनिमय जोखिम कहलाएगा। इसकी पीडीएफ देखिए ना आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोग सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावी क्षमता की निम्न द्वारा निष्पक्ष जांच कर सकता है। ऑप्शन ए देखिए क्या है आपका, अनुपालन की परीक्षण जांच करके, और आंतरिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करके, विगत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा करके, और फर्म के कर्मचारी से बात करके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन था आपका, एक सेकेंड, हाँ, अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावी क्षमता निम्न में से निष्पक्ष कर सकता है। तो ये देखिए अनुपालन की परीक्षण जांच करके वह निष्पक्ष जांच कर सकता है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 पे। 73 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिटिंग को अपनी लागत अंकेक्षण रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कि जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, कॉस्ट ऑडिटर, वह अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, सरकार को, कंपनी के संचालक मंडल को यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वैधानिक अंकेक्षक को यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, या अंशधारियों को। देखिए जो कॉस्ट ऑडिटर होता है आपका, वह कंपनी के संचालक मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 74 पढ़ते हैं। एक मशीन की लागत देखिए 70,000 रुपये है, इसके जीवन की अवधि 10 वर्ष है, जिसके बाद इसकी संभावित वसूली मूल्य यानी कि रेजिड्यूशियल वैल्यू आपकी 5,000 रुपये हो जाएगी। सीधी रेखा ह्रास पद्धति पर आधारित प्रथम 4 वर्ष का ह्रास होगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से देखिए, सीधी रेखा पद्धति स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो पहले आइए 1 साल का देख लेते हैं कितना होगा हमारा। तो देखिए मशीन की वैल्यू है आपकी 70,000 रुपये, इसमें से आपको पता होगा जो इसकी रिड्यूसल वैल्यू होती है या स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5,000 रुपये देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिए अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो देखिए 10 साल तक उस मशीन की लाइफ है, तो इसमें से ये घटाएं, देखिए आया 65,000, 65,000 में 10 से भाग लगा दिए तो इसकी वैल्यू देखिए आ गई 6500। अब 4 साल का पूछा था तो 4 से इसी में क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 65 दुना 13,000, 13 दुना 26,000 रुपये, यानी कि इसका देखिए कुल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 26,000 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक नागरिक की पूंजी वर्ष के अंत में 3 लाख रुपए थी, सॉरी नागरिक नहीं, एक भागीदार की पूंजी वर्ष के अंत में 3 लाख रुपए थी। वर्ष के लिए उसके लाभ का हिस्सा 60,000 रुपये था और उसने वर्ष के दौरान 20,000 रुपये आहरित किया यानी कि ड्रॉइंग किया। तो वर्ष के प्रारंभ में उसकी पूंजी कितनी थी ये आपको बताना है। तो ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछ रहा है, तो आइए निकाल लेते हैं उसको भी हम लोग। सो वेट अ सेकेंड, इसे रेस कर देता हूं। तो देखिए आपका क्लोज ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल
माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, इस फॉर्मूले से आप लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल देखिए आपका कितना दिया था, 3 लाख रुपए। प्रॉफिट देखिए आपका दिया हुआ था 60,000 रुपये, और ड्राइंग जो ये कर रहा था वो कर रहा था 20,000 रुपये। तो ये सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल आएगा 2,60,000 रुपये। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका टोटली करेक्ट हो जाएगा, 75 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 76 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियमों का स्रोत ज्ञान होता है, यानी कि जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट होता है, उससे संबंधित जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं, नियम जो होते हैं, वो किससे ज्ञात होता है। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, प्रोस्पेक्टस से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, या फंडामेंटल रूल से। तो याद रखिएगा, कंपनी के जो आंतरिक प्रबंधक से संबंधित नियम होते हैं उनका उल्लेख आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि संस्था के अंतर नियमों में वर्णित रहता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। शेयर बाजार की एक परिस्थिति जिसमें एक प्रतिभूति की लगभग संपूर्ण आपूर्ति कुछ लोगों द्वारा रोक ली जाती है, उसका नाम है। ठीक, यानी कि जब शेयर बाजार में ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी होती है, उसका लगभग संपूर्ण आपूर्ति यानी कि जो टोटल सप्लाई उसका होता है वो कुछ लोगों द्वारा रोक ली जाती है। तो वो कुछ लोग कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, वो बाजार जो समेटना होता है, जिसको हम लोग कर्नरिंग कहते हैं, उनके द्वारा ये रोक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपसे क्या कह रहा है, बैंक की साख निर्माण शक्ति किस बात पर निर्भर करती है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो देखिए जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उसकी जो शक्ति होती है, उसका जो पावर होता है, वो किस बात पर निर्भर करता है, नकद जमा पर, साख जमा पर, अधिविकर्ष सुविधाओं पर, या ये सभी। तो ये इन सभी पर निर्भर करता है। 79 देखिए आपसे क्या कह रहा है, साख निर्माण का आधार किसे माना जाता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का आधार किसे माना जाता है, नकद कोष अनुपात को यानी कि CRR को, व्युत्पन्न जमा पर, अधिविकर्ष सुविधाओं पर, या ये सभी। तो याद रखिएगा, जो आपका साख निर्माण होता है, क्रेडिट क्रिएशन, उसका आधार नकद कोष अनुपात को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। अत्यधिक संरचनात्मक प्रशुल्क भित्ति यानी कि प्रोटेक्टिव टैरिफ वॉल्स का एक परिणाम है। विदेशी उत्पादक अपने आयात को आकर्षक पाते हैं। देसी उत्पादक निर्यात योग्य माल को देसी बाजार में प्रीमियम पर बेच पाते हैं। विदेशी उत्पादक अपने निर्यात को आकर्षण कर पाते हैं, या देशी उत्पादक आयात को सस्ता हुआ पाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिएगा बनेगा बी, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव टैरिफ वॉल्स होता है उसमें क्या होता है, जो देशी उत्पादक निर्यात होते हैं, निर्यात योग्य माल होती है, उसको देसी बाजार में प्रीमियम पर बेच पाते हैं। 81 देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारी विज्ञापन जिससे आगामी कई वर्षों तक लाभ मिलेंगे। ऊपर उपगत व्यय निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का व्यय होता है, यानी कि जब किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में हम लोग बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, जिससे कि हमको आने वाले सालों में बहुत सारा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, बहुत से लाभ होने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के व्यय को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित संचालन व्यय कहा जाता है। 82 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सुनाम व्यवहार के लिए प्रीमियम विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो सुनाम व्यवहार के लिए प्रीमियम विधि का जो देखिए प्रयोग किया जाता है वो भागीदार के प्रवेश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग को हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी अच्छे से जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी की संयोजकता यानी कि कंपैबिलिटी का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंध में प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता से है। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, उपभोक्ता के उपभोग का स्वरूप,
उपलब्ध मानव संसाधन की प्रवृत्ता, कंपनी की उत्पाद श्रृंखला का विकास या उपभोक्ता की बदली हुई अभिरुचि। तो देखिए प्रौद्योगिकी संयोजकता का तात्पर्य जो है ना वो आपके उपभोक्ता की बदली हुई अभिरुचियों पर ही निर्भर करती है। देखिए एक एक पॉइंट और अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय का है अभाव और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, इसीलिए बस मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आंसर करा रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी कितनी है उसको अच्छे से जांच पाएं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आपसे क्या कह रहा है, राजकीय प्रापक को कौन सा अधिकार नहीं है। राजकीय प्रापक को कौन सा अधिकार नहीं है। दिवालिया की संपत्ति को गिरवी रखना, दिवालिया की संपत्ति को उधार बेचना, दिवालिया की संपत्ति को बेचना, उपरोक्त में से कभी कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो राजकीय प्रापक होता है उसको यह अधिकार नहीं है कि वो दिवालिया की संपत्ति को गिरवी रखे। 85 देखिए क्या कह रहा है आपसे, साझेदार को किस रूप में दिवालिया घोषित किया जा सकता है, यानी कि एक पार्टनर को किस रूप में दिवालिया घोषित किया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से, व्यक्तिगत तथा संयुक्त दोनों रूप से। तो यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है का विशिष्ट लक्षण सतत उत्तराधिकार और सतत उत्तराधिकार प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं क्या प्रदर्शित करता है। निरंतर हानियों के बावजूद आयातित व्यवसाय को, तो ये तो गलत है, जब निरंतर हानियां होंगी तो व्यवसाय बंद होगा। कंपनी के समापन के सरकार के निर्देशों के प्रतिरोध को क्षमता, प्रतिरोध क्यों करेगा वो। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के समापन के लिए पारित प्रस्ताव के प्रतिरोध क्षमता, ये भी गलत है। कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके दिवालिया होने से कंपनी का अबाधित अस्तित्व प्रभावित नहीं होता, यही ऑप्शन करेक्ट है। अगर कंपनी के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी क्या होती है, खुद की एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है, तेजड़िया यानी कि बुल कौन होता है शेयर मार्केट में, ठीक। एक स्टॉक ब्रोकर जो कुछ ही शेयर में व्यापार करता है अथवा विशिष्टीकरण करता है। एक निवेशक जो निम्न कीमत पर कुछ समय बाद पुनर्खरीदने करने के योग्य होने की प्रत्याशा और प्रतिभूतियों को बेचता है। तो बेचने वाला तो नहीं। एक निवेशक जो ऊंची कीमत पर कुछ समय बाद विक्रय करने योग्य होने की प्रत्याशा में प्रतिभूति को क्रय करता है, ये करेक्ट है। ये बेचने वाला काम तो मंदड़िया करते हैं, बियर। क्रय करने वाला काम बुल करता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल पेपर इसमें से क्या है, लघु निवेशकों के लिए दीर्घावधि नैगमिक प्रतिभूति, संस्थानिक निवेशकों के लिए मध्यावधि नैगमिक प्रतिभूति, नैगमिक निवेशकों के लिए राजकोष पत्र। तो देखिए जो कमर्शियल पेपर होता है वही राजकोष पत्र का होता है। 89 पे आइए, एक कार्टेल फर्मों का सम्मिश्रण है। एक कार्टेल फर्मों का इसमें क्या सम्मिश्रण है वो आपको बताना है। तो जो एक विशेष उद्योग में कार्यशील है, जिनकी सम्मिलित परिसंपत्ति उद्योग की संपूर्ण परिस्थितियों का 90% है, या जो बाजार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं, या जिनके सम्मिलित लाभ विशाल है। तो देखिए जो कार्टेल फर्म होती है ना वो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, जो बाजार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक ऐसा नियम है जो व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं किस टाइप का व्यवहार प्रदर्शित करता है। लागतों का, विवरण का, उत्पादन का, विवरण एवं उत्पादन दोनों का। तो याद रखिएगा उत्पादन का वो शो करता है। और यहाँ देखिए एक्चुअली एक मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली थोड़ा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, एक जो कार्टेल होता है ना, एक सेकंड पहले इसे इरेज कर दूं। हाँ, एक कार्टेल देखिए जो होता है वो जो फर्मों का सम्मिश्रण होता है ना, जिसमें के जिनके सम्मिलित लाभ विशाल होते हैं, जिनके जो सम्मिलित लाभ होते हैं विशाल होते हैं, वही आपका एक कार्टेल फर्म होता है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर की माप कहलाती है। यानी कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो आप मूल्य मतलब प्राइस में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो डिमांड पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके डिफरेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको क्या कहा जाता है,
ठीक। प्रभावी मांग, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच या मांग की लोच। तो याद रखिएगा ये लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। दिया हुआ है प्रारंभिक स्टॉक 5000, अंतिम स्टॉक 7000, क्रय 10000 और विनिर्माण व्यय यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20000। तो उत्पादन की लागत होगी, तो उत्पादन की कितनी लागत होगी वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रारंभिक स्टॉक है और जो क्रय है, प्रारंभिक स्टॉक, क्रय और विनिर्माण व्यय, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 10000, 20000, 30000, 30000 में से 5000 ऐड करेंगे तो 35000। तो टोटल देखिए 35000 आया। और इसमें से क्या करेंगे, जो अंतिम स्टॉक की वैल्यू बच जा रही है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 7000 घटा दिया जाए तो टोटल आया कितना, 28000। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए और बी लाभ को 2:1 अनुपात में बांटते हैं। फर्म सी वे फर्म में सी को 1/4 भाग देने के लिए प्रवेश कराते हैं, यानी कि सी एडमिट हो रहा है। 12000 की पूंजी लगाता है, इसलिए बी को समायोजित पूंजी होगी। तो इसलिए बी का जो एडजस्टेड कैपिटल होगा वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो इसका देखिए मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करेगा, मैं उसको वहाँ पे पूरा सोल्यूशन करके समझा दूंगा। क्लियर। तो इसका आंसर वैसे देखिए फिलहाल आएगा 12000। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है। पूंजी पर ब्याज संबंधी समायोजन प्रविष्टियां करते समय हम जमा करेंगे। ठीक। पूंजी खाते की, लाभ एवं हानि खाते, पूंजी पर ब्याज खाते या आहरण खाते। तो इसका देखिए क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर, सॉरी क्या पूछा था आपसे, क्या जमा करेंगे यानी क्या क्रेडिट होगा। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाते को हम लोग जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। 95 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए और बी भागीदार लाभ और हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। वे नए भागीदार सी को प्रवेश देते हैं जिसको में 1/5 भाग दिया जाता है। नया लाभ अनुपात कितना होगा, तो ये भी देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। किसी को समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मेरे से पूछ सकता है। लिंक आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसका आंसर आएगा 843। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति को वर्गीकृत करना चाहिए। जो गुडविल होता है उसको किस में क्लासिफाइड करना चाहिए, चालू संपत्ति के रूप में, तरल संपत्ति के रूप में, अस्थिर संपत्ति के रूप में, अमूर्त संपत्ति के रूप में। तो इसको देखिए अमूर्त रूप संपत्ति के रूप में क्लासिफाई करना चाहिए। 97 देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक। तो डायरेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसका देखिए जो डी वाला पॉइंट है, बेचे गए माल की लागत माइनस अंतिम स्कंद माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक, ये ऑप्शन ही गलत है। 98 देखिए आपसे क्या कह रहा है। परिणामों की निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा उपागम है। अपवाद द्वारा प्रबंध, परितोषक द्वारा पद्धति, उद्देश्य प्रबंध या परामर्शदर्शिता पद्धति। ठीक। तो इसका ऑप्शन देखिए बनेगा ऑप्शन सी, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अन्य कार्यों के मुकाबले किसी एक कार्य की योग्यता का योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध निर्धारण कहलाता है। ठीक। कार्य विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन, कार्य निर्देशन, विनिर्देशन या कार्य वितरण। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, योग्यता और योजनाबद्ध का जो हम लोग क्रमबद्ध निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कार्य मूल्यांकन कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मजदूरी एवं वेतन संरचना को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जो वेजेस और सैलरी होती है उसके संरचना को वह इफेक्ट नहीं करता है। मांग और पूर्ति, निर्वाह व्यय, कार्य आवर्तन या कार्यापेक्षा। तो देखिए जो जॉब रोटेशन होती है ना वो कभी भी मजदूरी और वेतन को संरचना को प्रभावित नहीं करता है। तो ये देखिए हम लोगों ने कुल फिर आज 2016 के कॉमर्स के 50 क्वेश्चंस देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को 2017 के क्वेश्चंस करा दूंगा और ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। ठीक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए और वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम लोग कॉमर्स के नेक्स्ट 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।